हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिवता एक बार फिर आपके सामने हूँ। और देखिए, हमारा एमए प्रीवियस में टॉपिक चल रहा था निर्णय प्रक्रिया यानी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो उसी का आज जो है थर्ड लेक्चर है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि निर्णय लेना एक काफी महत्वपूर्ण जो है विश्लेषण है, क्योंकि बिना निर्णय के कोई भी फर्म या कोई उद्योग जो है उसमें परेशानियां आ सकती है। तो निर्णय लेना एक काफी बड़ी प्रक्रिया है। तो देखिए, आज हम इसमें पढ़ेंगे हम जो है निर्णय के चरण या निर्णय की प्रक्रिया के कौन कौन से चरण होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मुख्य रूप से कई चरण हैं। जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पर दे रखे हैं वही चरण हो, परंतु फिर भी मुख्य रूप से इसके जो हर्बर्ट साइमन है उन्होंने इसके 3 चरण बनाए हैं। तो पहला है बुद्धिमत्ता प्रक्रिया, दूसरा है प्रारूप क्रिया और तीसरा है इसका विकल्प क्रिया। देखिए, बुद्धिमत्ता क्रिया में क्या होता है, पहले समस्या को देखा जाता है और उसके हिसाब से निर्णयों को देखा जाता है। तो समस्या कई प्रकार की हो सकती है, तो उसी हिसाब से समस्याओं का चयन जो है वो किया जाता है और समस्या के आधार पर उसी हिसाब से फिर क्या है निर्णय लिए जाते हैं। तो देखिए, इसके बाद जो दूसरा चरण है वो है प्रारूप क्रिया। इसमें क्या होता है कि जो समस्या होती है उस पर विभिन्न प्रकार के जो चरण होते हैं उन चरणों को देखा जाता है और फिर उन चरणों में से कौन सा विकल्प ज्यादा सूटेबल है या फिर विकल्पों का अध्ययन किया जाता है कि कौन सा विकल्प अच्छा हो सकता है। और देखिए, इसके बाद तीसरा चरण है वो है विकल्प चयन की क्रिया। इसमें क्या होता है, जो उपयुक्त से भी उपयुक्त जो विकल्प है इस प्रक्रिया में उस विकल्प का चयन किया जाता है। जो उपयुक्त में भी सबसे उपयुक्त विकल्प का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हमारे पास किसी समस्या के समाधान के लिए या किसी निर्णय करने के लिए जो हमारे पास विकल्प है उन मौजूदा विकल्पों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन हम कैसे करें या कौन सा विकल्प इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा जो समस्या के निराकरण के लिए सबसे उपयुक्त होगा, तो वो इस चरण में देखा जाता है। देखिए, इसके बाद जो है ये इसके मुख्य रूप से 3 चरण हैं, परंतु देखिए इसके अलावा भी इसके कई सारे अन्य चरण भी होते हैं, छोटे छोटे चरण होते हैं। देखिए, जैसे क्या है कि पहले तो हम देखते हैं सबसे पहला चरण होता है वो है समस्या की व्याख्या, जिसे हम पहला चरण कहते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें समस्या को समझा जाता है कि समस्या क्या है। ये देखिए, समस्या किसी प्रकार की हो सकती है, जैसे किसी फर्म में हो सकती है, किसी उद्योग में हो सकती है ना, या फिर किसी मतलब प्रतिष्ठान में या किसी संस्था में कोई प्रकार की समस्या होती है। पहले समस्या को समझा जाता है, समस्या को देखा जाता है, उस समस्या को पहले वहां पर धरातल पर लाया जाता है कि समस्या क्या है। तो देखिए, समस्या के जो व्याख्या है, इसमें समस्या के जो व्याख्या में सबसे जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट ऑफ बिंदु होते हैं वो क्या है कि सबसे पहले समस्या को देखेगा कौन। तो देखिए, समस्या को देखने वाले संस्था के प्रबंधक हो सकते हैं या किसी उद्योग के जो है मतलब उद्योगपति होते हैं वो हो सकते हैं, या फिर जो व्यवसायिक जो प्रतिष्ठान के सबसे शीर्ष पद पर जो बैठे अधिकारी हैं वो इन समस्याओं को देख सकते हैं। इसके बाद समस्या का विश्लेषण किया जाता है, तो दूसरा चरण होता है ये। इसमें समस्या का विश्लेषण इस प्रकार से किया जाता है कि समस्या जो है किस प्रकार की है और समस्या का दायरा कितना बड़ा है या समस्या जो है कितनी व्यापक हो सकती है या कितने स्तर की है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें समस्या का विश्लेषण जो है समस्या के स्तर के हिसाब से किया जाता है कि समस्या बड़ी है, मध्यम है या छोटी है। इसके बाद देखिए क्या होता है, इस समस्या के बाद जो तीसरा चरण आता है वो है हमारा वैकल्पिक समाधानों का विकास करना है। तो पहले तो हम समस्या को देखने के बाद जो प्रबंधक होते हैं या समस्या को जो सॉल्व करने वाले होते हैं, हल करने वाले होते हैं, तो वो इस समस्या में देखते हैं कि इसका वैकल्पिक समाधान क्या हो सकता है, यानी इस समस्या को क्या इसी स्तर पर समाप्त किया जा सकता है या इस समस्या का कुछ और भी लेना देना है या ये समस्या और व्यापक है। तो देखिए, यहाँ पर इस समस्या को तीसरे चरण में इसको सॉल्व करने का या हल करने का प्रयास किया जाता है, या इसके लिए समस्या को हल करने के लिए कौन कौन से जो विकल्प हो सकते हैं, कौन कौन समाधान हो सकते हैं, उन पर विचार किया जाता है। इसके बाद देखिए, जो चौथा चरण आता है वो होता है विकल्पों की छटनी। तो इसमें क्या होता है कि जो उपयुक्त समस्या है उस समस्या को हल करने के लिए हम कौन से विकल्पों का चयन कर सकते हैं। तो वहां पर उन विकल्पों को लाया जाता है और विकल्पों के आधार पर उस समस्या के सबसे उपयुक्त निवारण के लिए ध्यान दिया जाता है। इसके बाद देखिए नंबर 5 होता है या 5वां चरण है हमारा सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन। तो देखिए, मैं जो प्रबंधक होते हैं फर्म में या उद्योग में उनके सामने कई सारे विकल्प होते हैं कि इस समस्या को किस प्रकार से हल किया जा सकता है। देखिए, कई प्रकार कभी कभी क्या होता है कि कुछ विकल्प होते हैं जो समस्या का तत्कालीन समाधान कर देते हैं, उसका दीर्घकालीन समाधान नहीं करते हैं, या कुछ ऐसी समस्याएं होती ऐसे विकल्प होते हैं जो एक विकल्प उस समस्या को तत्काल तो सॉल्व कर देते हल कर देते हैं, परंतु उसके उपरांत कोई दूसरी समस्या उससे खड़ी हो सकती है। तो इस प्रकार कई सारे विकल्पों में से हम उस सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करते हैं जो उस समस्या को
अधिक साम्यता तक जो है सरल कर पाता है या हल कर पाता है, उस समस्या को दूर कर सकता है। तो इसके बाद हम क्या होते हैं, उस संक्षिप्त विकल्प का चयन करने के बाद हम जाते हैं अपनी छठी जो हमारी स्तर है निर्णयों का क्रियान्वयन। तो हम उस उपयुक्त विकल्प की चयन करने के बाद फिर हम उसका निर्णय का जो हमने विकल्प चयन किया था उस पर निर्णयों का उसका हम क्रियान्वयन कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर निर्णय का जो क्रियान्वयन होता है, जो विकल्प का जो क्रियान्वयन होता है, वो उच्च जो अधिकारी जो है या फिर जो फर्म के जो प्रबंधक लोग हैं वो क्या करते हैं, इस समस्या को अपने अधीनस्थों के माध्यम से उस समस्या का निराकरण करवाते हैं। उस निर्णय को जो उन्होंने विकल्प चयन किया था उसको कैसे प्रयोग में लाया जाए, तो हम इसको यहाँ पर देखते हैं। तो इसमें समस्या को प्रयोग करके सॉल्व किया जाता है। इसके बाद जो 7वां चरण होता है वो है हमारा प्रत्युत्तर या अनुगमन। इस चरण में जो समस्या का जो हमने जो विकल्प चयन किया था उसका क्रियान्वयन करने के लिए हम अपने अधीनस्थों को यहाँ पर उस समस्या को परिचित कराते हैं और अपने अधीनस्थों के द्वारा, यानी जो फर्म का मालिक होता है या जो उद्योगपति होता है या फिर जो किसी प्रतिष्ठान का जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, तो वो समस्या का अपने अधीनस्थों के माध्यम से समस्या को दूर करने के लिए उसका अनुगमन या उसको व्यवसाय में लाने के लिए कह देता है। तो इस प्रकार ये समस्या सॉल्व हो जाती है। तो ये इस प्रकार से इस समस्या में देखिए यहाँ पर 7 चरण है जैसा कि आप देख सकते हैं, परंतु मैं आपको बता दूं ये उपयुक्त चरण नहीं है। हो सकता है किसी फर्म में या किसी उद्योग में इनमें से कुछ चरण कम भी हो सकते हैं या अधिक भी हो सकते हैं। ये समस्या के आधार पर निर्भर करता है कि समस्या किस प्रकार की है और समस्या का दायरा कितना बड़ा या परास उसका कितना अधिक है। तो इस प्रकार से ये समस्या के निर्णय के विभिन्न चरण थे आज की क्लास में। कल इसका जो लास्ट वीडियो है पार्ट नंबर 4 वो कल आएगा आपको। धन्यवाद।